अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अपने वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेसन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। और ये लेसन नंबर 8 है हमारा। मुख्तलिफ डिफरेंट सेलेक्ट स्टेटमेंट्स के मुतालिक है। इसमें हम जो है वो डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट को और एग्रीगेट स्टेटमेंट को और कॉन्कैटिनेट स्टेटमेंट को और जो है हम डायनेमिक वेयर क्लास कैसे होती है और डायनेमिक टेबल नेम कैसे यूज़ करते हैं और इनटू क्लॉज कैसे यूज़ करते हैं वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये सब हम आज की वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम अपनी पहली एग्जांपल की तरफ, जो कि डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट की एग्जांपल है। इसमें जो है वो हम कंट्री हम सेलेक्ट कर रहे हैं डिस्टिंक्ट करके, और जो है वो हम मालूम करना चाह रहे हैं कि इस टेबल में कुल कितने जो है वो कंट्री यूज़ हो रहे हैं। लेट्स से अगर हमारा टेबल है TABNA और इसमें जो है वो 10 रिकॉर्ड पाकिस्तान रिलेटेड हैं और 20 रिकॉर्ड जो हैं वो इंडिया रिलेटेड हैं और 5 रिकॉर्ड जो हैं USA रिलेटेड हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो हमारी जो डिस्टिंक्ट कंट्री स्टेटमेंट है वो रिटर्न करेगी इंडिया, पाकिस्तान एंड USA। जो भी जितनी भी डुप्लिकेट्स हैं, कहने का मतलब ये है कि जो भी डुप्लिकेट्स हैं उसको ये एलिमिनेट कर देगी और उसका डिस्टिंक्ट एक यूनिक जितने भी होंगे उस कॉलम में वो वैल्यूज़ रिटर्न करेगा और वो वैल्यूज़ हमें ये सिलेक्ट स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगी। अब हमें सबसे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट स्टेटमेंट है उसमें जो है वो बहुत कम कॉलम हो, मतलब 2 से 3 हो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, क्योंकि ज़्यादा कॉलम पे जो है वो इसकी जो है अफादियत है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। सेकंड थिंग ये कि जो है वो ये सिलेक्ट इंस्ट्रिक्ट स्टेटमेंट जो होती है, डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट होती है, ये इनटू क्लॉज लाजमी मांगती है। तो इनटू के लिए हमें वो ऐसा वर्क एरिया लेना चाहिए जो हम जितने भी कॉलम्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसका सेम जो है वो वर्क एरिया बना के हमें उसको यूज़ करना चाहिए। थर्ड थिंग ये कि जो है वो जितनी भी अकरेंस है, जितनी भी टेबल नेम है, उसमें जो है वो हमें देखना चाहिए कि नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड जो हैं वो ज़्यादा रिकॉर्ड अगर हों तो हमें जो है वो उस टेबल पे इंडेक्स होना चाहिए, या तो फिर जो है वो हम अगर ज़्यादा रिकॉर्ड हैं तो उसको डिलीट एडजस्ट एंड डुप्लिकेट के ज़रिए उसमें रिकॉर्ड जो है वो हम कम कर दें। थर्ड थिंग, हमारे पास वेब ने जो है वो जो SAP है उसने हमें एक टूल SQL ट्रेस टूल प्रोवाइड किया है जो कि ट्रांजेक्शन ST05 से यूज़ होता है। तो हम उससे जो है वो अपनी डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट की परफॉर्मेंस भी मेजर कर सकते हैं। चलते हैं अपनी अगली स्टेटमेंट की तरफ। हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट स्टेटमेंट में जो है वो है एग्रीगेट फंक्शन से रिलेटेड। माफ़ कीजिएगा। सिलेक्ट एग्रीगेट फंक्शंस हमारे पास वो होते हैं जो हमारे पास जिस पे हम ग्रुप कर सकते हैं, जिससे हम टोटलिंग और जिससे हम जो है एक बहुत सारे रिकॉर्ड्स के दरमियान जो है हम एक एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली वो हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। इस एग्जांपल्स में इसकी जो है मैक्सिमम है, काउंट है, एवरेज है, मिनिमम है। अगर हम अपनी इस एग्जांपल को देखें तो इस एग्जांपल में हम जो है वो जो हमारा टेबल है टैब ने उसमें से हम जो है वो अपनी डिस्टिंक्ट कंट्री उठा रहे हैं, जितनी भी डिस्टिंक्ट कंट्री है वो उठा रहे हैं, मैक्सिमम सेल्स उठा रहे हैं, एवरेज सेल्स उठा रहे हैं और मिनिमम एवरेज सेल्स उठा रहे हैं। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, जो मैक्सिमम जो है वो जितनी भी सेल्स की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम लेकर आएगा। एवरेज जो है वो एवरेज सेल लेकर आएगा। अगर लेट्स से रिकॉर्ड टेबल में 10 रिकॉर्ड हैं तो उन सब की अमाउंट को सम करके और वो डिवाइड बाय 10 करके एवरेज सेल ले आएगा। मिनिमम सेल जो भी इस टेबल में सबसे कम सेल होगी वो लेकर आएगा। और इसी तरीके से अगर हम किसी अल्फ़ाबेटिकली उस पे हम मैक्सिमम लगाएं और मिनिमम लगाएं तो वो अल्फ़ाबेटिकली चलेगा। मतलब मैक्सिमम जो है वो जेड वाले रिकॉर्ड लेकर आएगा और मिनिमम जो है वो मिनिमम वाले लेकर आएगा।
अच्छा जी, इसमें हम जो है वो वेयर की कंडीशन भी लगा रहे हैं, जिसमें हम लिख रहे हैं कि नॉट इक्वल टू स्पेस, मतलब कंट्री जो है वो कंट्री की जो कॉलम है वो ब्लैंक ना हो। थर्डली थिंग इसमें नोट करने वाली बात यह है कि हम जो भी कॉलम्स उठा रहे हैं उसके अलग अलग हमने वेरिएबल बनाए हैं, और उसको वैसे ही हम उसको अलग अलग वेरिएबल में लेके जा रहे हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो है कोई एंड सेलेक्ट लूप नहीं लगा हुआ, क्योंकि जो हमारी सेलेक्ट स्टेटमेंट होती है वो कभी भी मल्टीपल रिकॉर्ड रिटर्न नहीं करती, इसलिए हम इसको सेलेक्ट एंड नहीं है, और फिर इसमें हमने इनटू क्लॉज भी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। थर्ड थिंग ये जो है वो पैरेंथेसिस में जो भी कॉलम नेम है वो पैरेंथेसिस में यूज़ करेंगे लाजमी। जैसे कि अगर हम सेल्स यूज़ कर रहे हैं तो हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे अपने कॉलम का नाम। थर्ड थिंग, नेक्स्ट थिंग ये है मेजर करने वाली कि जो है वो जो एग्रीगेट फंक्शंस होंगे वो जो लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा है उसके लिए बहुत ही अच्छे होंगे, और जो भी हमारे ट्रांसपेरेंट टेबल्स हैं, जो भी हमें ट्रांजेक्शन टेबल हैं, उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा रिज़ल्ट परफॉर्म करेगी, और अच्छे रिज़ल्ट हमारे पास फ़ौरन से फ़ौरन हमें जो है वो प्रोवाइड करेगी। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि ये तमाम की तमाम 4 वैल्यूज़ वो लेकर आ गया है। डिफरेंट जो है वो 9 कंट्रीज़ शो कर रहा है, और एवरेज सेल्स शो कर रहा है 113, और हाई सेल्स भी शो कर रहा है, और लोअर सेल्स भी शो कर रहा है। अगर हम एक और इसकी टाइप होती है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉलम पे अगर हम ग्रुप करना चाह रहे हैं, जैसे हम जो है वो हमारे पास डिपार्टमेंट है, और हम चाह रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट की अलग अलग सेल्स शो हो, तो हम इस डिपार्टमेंट का कॉलम यूज़ करेंगे और फिर एक एडिशन करेंगे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय के बाद हम उसका डिपार्टमेंट कॉलम लिखेंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी डायनेमिक वेयर क्लॉज। डायनेमिक वेयर क्लॉज जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि जो हमारी वेयर क्लॉज होगी, जो कि हम हर स्टेटमेंट पे अपनी हर सेलेक्ट स्टेटमेंट में लगाते हैं, उसको हम डायनेमिक कैसे करें। तो हमारी वो स्टेटमेंट भी डायनेमिक हो जाती है अगर हम जो है वो अगर हम इस तरीके से इसको यूज़ करें। हम जो है लेट्स से हमने पैरामीटर्स में जो है वो हमने एक जो है वो बनाया, हमने एक जो है वो हमने पैरामीटर 1 लिया जिसको डिफ़ॉल्ट कंट्री यूएसए कर दिया, सेकंड पैरामीटर लिया हमने डिफ़ॉल्ट ओआर कर दिया, और थर्ड पैरामीटर लिया हमने कंट्री इज इक्वल टू जीबी। अब हम जो है वो जब हम अपनी सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और उसको हम ये तीनों पैरामीटर हम उसमें यूज़ कर सकते हैं आराम से। इसका तरीका ये होगा कि हम जो है वो एक इंटरनल टेबल क्रिएट करेंगे जो कि वो तीनों की जो वैल्यूज़ को जो है वो होल्ड करेगा, और फिर उस इंटरनल टेबल को हम जो है वो अपनी सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। जो वेयर क्लॉज है वो इस सूरत में कभी भी जो है वो एम्प्टी एम्प्टी भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि यूज़र जो है वो कोई वैल्यू जो है वो प्रोवाइड ना करें। तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हमें कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़रूर उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर यूज़र ने कोई वैल्यू एंटर नहीं की तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली उस सेलेक्ट स्टेटमेंट पे अप्लाई हो जाएगी। इधर हम अगर इस प्रोग्राम को देखें तो हमने जो है वो जो हमने वेयर आई टैब जो कि इंटरनल टेबल बनाया है उसमें हमने तीनों अपने पैरामीटर्स को अपेंड करके हमने अपना इंटरनल टेबल जो है वो अपेंड कर दिया। और फिर जब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो हम वेयर के बाद पैरेंथेसिस में हमने जो है वो अपना इंटरनल टेबल का नाम हमने यूज़ कर लिया, और इस तरीके से हमारी तीनों कंडीशन इस पर अप्लाई हो जाएंगी और हमारे पास अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आसानी से आ जाएंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जो कि कॉनकैटिनेट है। कॉनकैटिनेट स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रिंग प्रोसेसिंग स्टेटमेंट के लिए यूज़ होती है। मतलब अगर हमने कोई स्ट्रिंग है हमारे पास, लेट से पाकिस्तान है या कराची है, लाहौर है, और किसी चीज़ का नाम हो गया, स्कूल का नाम हो गया,
या कोई पब्लिक प्लेस होगी, मतलब जो स्ट्रिंग में है, जो कि अल्फ़ाबेटिक्स में है, उसको हमने कॉन्कैटिनेट करना है, उसको हमने मिलाना है, तो हम उसके लिए ये कॉन्कैटिनेट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अगर हम अपनी इस प्रोग्राम को देखें तो हमने इसमें जो है वो यूज़ किया हुआ है कॉन्कैटिनेट अपनी सिलेक्ट स्टेटमेंट। जो सिलेक्ट स्टेटमेंट से पहले हमने हमारे पास जो वेयर है, जो भी हमने पैरामीटर्स में लिया, हमने उसको हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया एक ही वेरिएबल में, और उसको सेपरेटेड बाय स्पेस लेगा। सेपरेटेड बाय स्पेस का मतलब ये कि हर जो भी हम स्ट्रिंग हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, उसके हर स्ट्रिंग के बाद जो है वो एक स्पेस आएगा, और फिर दूसरी दूसरी वैल्यू उस स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट होगी। तो ये सेपरेटेड बाय स्पेस का ये फ़ायदा है। अच्छा, दूसरी बात, जब ये कॉन्कैटिनेट जो है वो सिलेक्ट कॉन्कैटिनेट एग्जीक्यूट होगी, तो सब जो हमारा सिस्टम वेरिएबल है उसमें जो है वो दो वैल्यूज़ आ सकती हैं। अगर वो सक्सेसफुली कॉन्कैटिनेट उसने कर दिया है तो एस वाई सब आर सी जो है वो ज़ीरो रिटर्न करेगा। और अगर जो है वो बहुत बड़ी है या कोई भी मसला है, ट्रंकेट हो रहा है, कोई भी मसला है, तो एस वाई सब आर सी जो सिस्टम वेरिएबल है उसमें 4 वैल्यू रिटर्न होगी। तो उस समय पता चल जाएगा कि कॉन्कैटिनेट जो है वो सही नहीं हुआ, और देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन आवर कॉन्कैटिनेट स्टेटमेंट। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी इनटू क्लॉज के बारे में। इसमें हम इनटू क्लॉज, जैसे कि आप इस एग्जांपल को अगर हम लें, तो इसमें हम जो है वो सिलेक्ट स्टैटिक कर रहे हैं। मतलब स्टैटिक मतलब सारे कॉलम फ्रॉम टैब ने, इस टेबल से जिसका नाम है टैब ने, और उसको हम अपने इंटरनल टेबल में लेके जा रहे हैं इनटू टेबल करके, और फिर आगे हम लिख रहे हैं पैकेज साइज 5। अगर हम जनरल सिंटैक्स की बात करें, तो हम जो है वो इनटू टेबल के बाद इंटरनल टेबल लिखते हैं, और फ्रॉम के बाद जो भी डेटाबेस नेम है वो लिखते हैं, और उसके बाद पैकेज साइज़ बता देते हैं कि भाई आपने जो है वो किस किस तरह कितना जो है वो जो आपने कितने जो है वो वैल्यूज़ को जो है वो लेके आना है। मतलब कि 5 रिकॉर्ड करके जो है वो, अगर हम इसको देखें, इस एग्जांपल को देंगे, 5 रिकॉर्ड करके हमारा जो है टेबल जो है फिलअप होगा। तो जब हम ये थर्ड में जो उसके बाद अगर आप देखें आगे जाके, तो लूप, हम एग्जांपल में लूप एट टैब हमने लगाया है, और फिर हम जो है वो जब हमारा जो जिस टेबल को हम अपेंड कर रहे थे, जिस टेबल को हम बढ़ा रहे थे, उसको जो है वो हम राइट के ज़रिए जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको राइट के ज़रिए जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे ये पूरी स्टेटमेंट जो है सेलेक्ट और एन सेलेक्ट के दरमियान हमने लूप लगाया हुआ है। तो 5 रिकॉर्ड जो है वो अपेंड होंगे, और 5 रिकॉर्ड जो है वो प्रिंट होते जाएंगे इस एग्जांपल के थ्रू। जब परफॉर्मेंस की जैसे बात करते हैं, तो अगर आप जो है वो विदाउट पैकेज एडिशन के ज़रिए करेंगे, तो जो कि ऐसे पी रिकमेंड नहीं करता, तो बहुत ही परफॉर्मेंस जो है इस सेलेक्ट स्टेटमेंट की लो हो जाएगी, और जो है वो डेटाबेस से जो है वो रीड करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो हमारा इंटरनल टेबल है वो भी बहुत देर में पॉपुलेट होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी जो है वो है कि हम अपना कोई भी टेबल नेम जो है हम डायनामिकली कैसे हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। अभी इससे पहले हमने डायनामिकली हम अपनी वेयर क्लॉज जैसे कि हमने यूज़ की थी, सेम इसी तरीके से हम जो है वो टेबल नेम भी डायनामिकली यूज़ कर सकते हैं। हम जो है वो जैसे हमने इस एग्जांपल में हम जो है वो अपना टैब नेम करके डिफ़ॉल्ट टैब ने दे दी है हमने वैल्यूज़, और हमने जो है वो एक लाइन हमने यूज़ की जिसको टेबल लाइन और 240 दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम के बाद हमने टैब नेम कर दिया। टैब नेम का मतलब जो पैरामीटर में जो वैल्यू होगी, जो भी यूज़र देगा, मतलब जो टेबल नेम देगा, वो उधर से डेटा उठेगा और हमारी जो है वो टेबल लाइन वेरिएबल में, टेबल लाइन डेटा रिकॉर्ड में
ऑटोमेटिकली लेके आ जाएगा। और इसको हमने सेलेक्ट और एन सेलेक्ट की स्टेटमेंट के दरमियान हमने यूज़ किया है। अब देखेंगे कि इस प्रोग्राम में कोई भी टेबल्स स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया गया, जो कि हमेशा ऊपर यूज़ किए जा सकते हैं। टेबल्स में हम जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। और आप ये देखेंगे हमने जो है वो थर्ड थिंग ये है कि इसमें हम जो है वो अपना जब हमें टेबल नेम हमें जब भी हम डायनामिकली यूज़ कर रहे हैं तो कभी भी जो है वो हम ऑर्डर बाय भी यूज़ सकते हैं। लेकिन ऑर्डर बाय में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें, क्योंकि ये नहीं पता कि यूज़र कौन सा टेबल नेम करेगा, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं कि ऑर्डर बाय प्राइमरी की और ऑर्डर बाय F1 सो एंड सो। तो इस स्टेटमेंट के ज़रिए जो भी उस टेबल की प्राइमरी की होगी, उससे उससे जो है वो उसको सॉर्ट करते हुए हमारे पास हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड्स रिट्रीव होंगे और हम जो है वो अपनी सेलेक्ट स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे। जी जनाब, तो आज तक के लिए इतना ही। इस सेलेक्ट स्टेटमेंट का सिलसिला अभी जारी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।